हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो छोटा नागपुर है उसका उरांव जनजाति की जो छोटा नागपुर के उरांव जनजाति हैं उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो छोटा नागपुर क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि छोटा नागपुर की उरांव जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन की चर्चा करें। यानी कि डिस्क्राइब द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ उरांव ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम ये बता दें कि आपको वीडियो को, ये जो क्वेश्चन है इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले मेरी बातों को जो है ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसमें हम क्या क्या बताएंगे आपको, इसमें जो है हम आपको ये बताएंगे कि छोटा नागपुर का जो उरांव जनजाति है इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज बताएंगे, इनके निवास स्थान के बारे में बताएंगे, इनका जो है गोत्र के बारे में बताएंगे, इनका गोत्र जो है क्या चीज़ के नाम पे रखा जाता है इसके बारे में बताएंगे, इनके जीवन में इनका जो सामाजिक जीवन है, धार्मिक जीवन है, आर्थिक जीवन है या राजनीतिक जीवन है, पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बस यही गुजारिश है कि आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से सुने। ध्यान से सुनने पर आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो छोटा नागपुर में रहने वाले उरांव जनजातियों का जो अगर हम बेसिक नॉलेज के बारे में बताएं कि आखिर उनके बारे में क्या क्या नॉर्मली हम लोगों को कम से कम जानना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम क्या बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं निवास स्थान के बारे में। ठीक है, तो निवास स्थान की बात करें तो छोटा नागपुर में उरांव जनजाति की जनसंख्या जो है एक बहुत बड़ा निवास करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ही बोल रहा है जब डायरेक्ट कि छोटा नागपुर के उरांव जनजाति का बात करना है तो वो उरांव जाति के बारे में ही केवल बात करना है जो छोटा नागपुर में है। तो छोटा नागपुर में जो है उरांव जनजाति का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वहाँ पे निवास करता है। और ये मुख्य रूप से जो है झारखंड में रांची में, हजारीबाग, गुमला और पलामू जिले में जो है निवास करते हैं। ठीक है, इनका अपना भाषा जो है, इनका भाषा का नाम है कुरुख, जिसको हम लोग कुड़ख भी कहते हैं। ठीक है, क्या है कुरुख, कुरुख है जिसको हम लोग कुड़ख भी कहते हैं। ये क्या है, कुरुख या कुड़ख जो है ये इनका अपना भाषा है, इनके भाषा को कुड़ख या कुरुख कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये एक गोत्र जो है बहिर्विवाही जनजाति है। ठीक है, बहिर्विवाही मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अपने गोत्र में विवाह नहीं है, इनका सगोत्र विवाह निषेध है, अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकते, बाहर दूसरे जनजाति से जो है शादी करना है। ठीक है, तो ये लगभग जो है इनमें जो है 50 गोत्र पाया जाता है। और ये इनके गोत्र के जो नाम है वो वृक्ष के नाम पे, पशु पक्षी आदि वगैरह के नाम पे जो है पाया जाता है। हम क्या बोले कि इसमें जो है टोटल जो है 50 गोत्र हैं और 50 गोत्र जो हैं वो उनका जो नाम है वो किसी ना किसी पशु पक्षी वगैरह के नाम पे जो है या पेड़ पौधा के नाम पे जो है रखा गया है। ठीक है, तो विवाह के लिए जो भी इच्छुक जो युवक या युवती हैं उनके पिता, तो युवक जो है वो युवती के पिता को जो है अन्न यानी कि खाना, वस्त्र या पशु भेंट स्वरूप प्रदान करता है, जिसे वधु मूल्य या कन्या मूल्य भी कहते हैं, जिसको हम लोग दहेज कहते हैं ना। दहेज में ऐसे तो हम लोग में ये होता है लगभग कि लड़का वाला को लड़की वाले का पिता, लड़की के पिता जो है वो लड़के के पिता को दहेज में देते हैं। आजकल तो उल्टा भी चल रहा है, कुछ लड़के के पिता ही जो है लड़की के पिता को दहेज दे रहे हैं। तो उसी तरह से यहाँ जो छोटा नागपुर के जो उरांव जनजाति है वो अगर उनके वहाँ के ये जो युवक है वो उनके युवक जो है युवती के पिता को यानी कि लड़की के पिता को जो है वो वस्त्र वगैरह, भेंट वगैरह मतलब पशु भेंट के रूप में देते हैं, जिसको हम लोग वधु मूल्य या कन्या मूल्य कहते हैं। ठीक है, उरांव जनजाति की जो स्त्रियां हैं वो, और जो उनमें जो स्त्रियां हैं, युवतियां हैं, वो उनका महत्वपूर्ण स्थान है अपने फैमिली में। क्यों? क्योंकि जैसे दूसरे जनजाति की अगर बात करें तो उसमें फीमेल जो है उतना योगदान नहीं देती है, क्योंकि उनको उनका काम करने को जो है गलत माना जाता है। लेकिन यही जो है अगर हम उरांव जनजाति की बात करें तो इसमें स्त्रियों को, युवतियों को, लड़कियों को जो है वो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। और वे जो है परिवार के आर्थिक रूप से जो है परिवार को सहयोग प्रदान करते हैं। पहले पुरुष अपने कमर में सिर्फ एक कोपिन धारण किए हुए करते थे। ठीक है, कोपिन मतलब जो काया कहलाता है। कोपिन मतलब क्या हुआ कि कोपिन का मतलब ये हुआ कि कपड़ा हो गया। ठीक है, जिसको काया कहते थे, बस एक कपड़ा धारण कर लेता था पुरुष और वही पहन के दिन भर रहता था, धोती टाइप का। ठीक है, लेकिन आज जो है जिस तरह से बाहरी समाज का संपर्क उनके साथ हो रहा है और जिस तरह पश्चिमी सभ्यता का विकास हो रहा है, तो आजकल जो है धीरे धीरे जो है उराव जो जनजाति है उसमें भी जो है सभ्यता का जो है विकास हो रहा है। वो अब जो है पैंट पहनते हैं, कमीज पहनते हैं, वहाँ की जो लेडीज है वो साड़ी सलवार पहनती है। तो ये सब धारण करने लगे हैं धीरे धीरे। ये कपड़ा उनका आधुनिक सौंदर्य के लिए, इस मॉडर्न टाइम में अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो है बहुत सारे जो है वो मतलब साधन जो मॉडर्न एज के अभी के जो युवा युवती जो इस्तेमाल करते हैं, उस प्रकार से छोटा नागपुर के उराव जनजाति भी धीरे धीरे जो है वो विकसित हो रहे हैं, अपने सोच को चेंज कर रहे हैं, आधुनिक वातावरण में ढल रहे हैं और आधुनिक लोगों के अनुसार से जी रहे हैं, वहाँ उनके अनुसार से कपड़ा
कपड़ा पहन रहे हैं, उनके अनुसार से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, ठीक है। अब अगर बात करें इनके सामाजिक जीवन की, ठीक है, तो सामाजिक जीवन में अगर हम बात करें तो इनका जो सामाजिक जीवन है वो एक तरह से हम बात करें तो युवा गृह में जाकर के ही सीखते हैं। युवा गृह क्या होता है? तो युवा गृह जो होता है ये क्या होता है? तो युवा गृह जो होता है, ये एक मतलब ऐसा जगह होता है जहाँ पे जो जवान युवा या युवती है, वो वहाँ पे रहते हैं और वहाँ रह कर के जो है गाँव मतलब वहाँ पे जो है शिक्षा लेते हैं और वहाँ पे जो है समाज वगैरह के बारे में अलग-अलग जो क्या-क्या धारणा है, समाज से रिलेटेड जितना भी चीज़ है उसके बारे में सीखते हैं। तो यही कह रहे हैं कि युवा गृह जो है वो जो उरांव जनजाति है, उनके सामाजिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे वैसे गाँव मतलब हर वैसे गाँव में देखा जा सकता है जहाँ उरांव जनजाति का निवास है। मतलब हर उरांव जनजाति जहाँ पे रहते हैं, वैसे गाँव में युवा गृह पाया जाता है, ठीक है? तो उरांव जनजाति का जो युवा गृह होता है, जहाँ पे वो हर काम को सीखते हैं, सामाजिक शिक्षा लेते हैं, नैतिक शिक्षा लेते हैं, तो उसको हम लोग धूम-कुड़िया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धूम-कुड़िया। तो धूम-कुड़िया क्या हो गया? धूम-कुड़िया जो है एक युवा गृह हो गया उरांव जनजाति का, ठीक है? और धूम-कुड़िया को ही हम लोग जोके-रपा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोके-रपा। तो धूम-कुड़िया या जोके-रपा जो है, वो उरांव जनजाति के युवा गृह हैं और ये जो है यहाँ के जो उरांव के जो बच्चे हैं, वो अपने सामाजिक शिक्षा के लिए, अपने सामाजिक विकास के लिए, समाजीकरण के लिए, समाज और संस्कृति के जीवन की जानकारी के लिए, नैतिक शिक्षा को लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए जो युवा हैं, वो इन युवा गृह में जो है वो जाते हैं। और युवा गृह की अगर हम बात करें, तो उरांव जनजाति का जो युवा गृह है, वो गाँव के बाहर किया जाता है, ठीक है? इसका निर्माण गाँव के बाहर किया जाता है और वहाँ गाँव के बाहर जा कर के सभी कुँवारे लड़के या लड़की जो है, वो रात भर वहीं पे रहते हैं और वहीं पे जो है एक निश्चित आयु पूरी होने के बाद ही वहाँ से लड़के या जो लड़कियाँ हैं वो युवा गृह की सदस्यता उनको मिलती है, ठीक है? वहाँ पे कुछ दिन निश्चित समय तक रहते हैं, फिर वहाँ की सदस्यता मिलती है उनको। और क्या है कि अगर हम इनकी बात करें तो जो उरांव जनजाति है वो शिकार करने, सामूहिक तौर पर किसी व्यक्ति की मदद करने, खेती में हाथ बटाने और नृत्य करने, संगीत वगैरह आदि के मौके पे जो है क्या होता है कि ये जो युवा गृह के व्यक्ति हैं, मतलब जो युवक या युवती हैं, वो इन उपयोगिता में मतलब भाग लेते हैं और इनके उपयोगिता में स्पष्ट इनकी जो छवि है वो झलकती है। संभवतः क्या है कि बच्चों की जो जंगली जानवरों या बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए भी जो है इस उद्देश्य से भी जो है युवा गृह में जो है इनको डाला जाता है, ठीक है? उरांव जनजाति का जो युवा गृह है जो गाँव के बाहर होता है, वहाँ पे क्या होता है बच्चों को जंगली जानवरों या बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए भी जो है उनको वहाँ पे दाखिला दिलवाया जाता है। स्वयं की सजावट के लिए जो है उरांव के जो युवक हैं या युवतियाँ हैं, वो शरीर पे बहुत सारे गोदना करवाते हैं, मतलब जो शरीर में जो हम लोग बहुत सारा डिज़ाइन वगैरह, टैटू वगैरह बनाते हैं, वो भी उन लोग करवाते हैं। फिर क्या है, हाथ, पैर या भुजा वगैरह जो है या उँगलियों में अलग-अलग प्रकार के आभूषण पहनते हैं, ठीक है? अब अगर हम बात करें कि इनकी धार्मिक जीवन के बारे में, ठीक है? तो अगर हम धार्मिक जीवन की बात करते हैं, तो धार्मिक जीवन में क्या है कि उरांव जनजाति के सदस्य जो है धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है? वे जादू-टोना, झाड़-फूँक, भूत-प्रेत, चुड़ैल वगैरह पे जो है विश्वास करते हैं। वो प्रायः शिकार करने में सफलता हासिल करने के लिए, शिकार करने वक़्त सफलता हासिल करने के लिए जो है और संतान की उत्पत्ति के लिए भी जो है अपनी धार्मिक क्रियाएँ संपन्न करते हैं। जैसे मान लेते हैं भूत-प्रेत वगैरह से दूर रहना है, झाड़-फूँक करवाते हैं, जादू-टोना करवाते हैं, कुछ शिकार वगैरह में सफलता पाना है तो उसके लिए जो है पूजा पाठ करवाते हैं। फिर अगर संतान की उत्पत्ति करना है, बच्चे का जन्म के लिए भी जो है वो धार्मिक क्रियाएँ संपन्न करवाते हैं। फिर एक दिवस होता है फाग सुंदरा दिवस, इसका आयोजन जो है अनेक धार्मिक क्रियाएँ संपन्न की जाती है इसमें, ठीक है? इसमें क्या होता है, देखो क्या होता है, महतो जो है वो जैसे गाँव का मुखिया जो है प्रधान होता है, उसी तरह महतो जो है वो सभी जो भी मतलब सभी धागरों को इकट्ठा कर गाँव के एक टांड की ओर ले जाता है। मतलब कि वो गाँव के टांड में ले जाता है और जहाँ पे वहाँ वहाँ पे क्या होता है कि जो मतलब चूड़ी देवी है, उनकी पूजा की जाती है। ये चूड़ी देवी की पूजा करते हैं और फागु सुंदर अर्थात फागुन में जो है शिकार करने के समय जो है ये निर्धारित किया जाता है, ठीक है? शिकार पर जाने के 1 दिन पहले ही क्या किया जाता है, ये जो चूड़ी देवी जिनको वो मानते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए जो है बलि वगैरह भी देते हैं, जिसको हम लोग फाख्ता का भेंट भी कहते हैं। फाख्ता का भेंट क्या होता है? फाख्ता का भेंट कहने का मतलब है कि काले बकरी की भेंट चढ़ता है और एक है वर्ड है सेमर अथवा एरंडी। सेमर और एरंडी जो है ये एक पेड़ का नाम है, ठीक है? सेमर और एरंडी जो है ये एक पेड़ के नाम है और इस पेड़ के पास जो है मतलब भेंट बोले कि भगवान को चूड़ी देवी के पास जो काली बकरी का भेंट दिया जाता है यानी कि बलि दिया जाता है, तो इसी पेड़ के नीचे, सेमर पेड़ के ही नीचे जो है ये कार्य को संपन्न किया जाता है, बलि देने का कार्य को, ठीक है? अब उनका ऐसा ये मानना है कि बलि देने से जो है उनका धार्मिक क्रिया जो है उन्हें शिकार अगर वो बलि देंगे और
और भगवान को इस तरह से खुश होते हैं और अगर खुश होंगे तो उनको उनका शिकार करने में और ज़्यादा सफलता करने के लिए उनकी मदद करेंगे भगवान। सभी त्योहार के अवसर पर जो है पितृ पूजन आवश्यक माना जाता है। क्या पितृ पूजन क्या होता है? पितृ पूजन करने का मतलब है कि अगर किसी का माता या पिता नहीं है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए भी जो है बहुत सारा पूजा पाठ करवाया जाता है, ठीक है। तो नए धान के फसल को तैयार करते वक्त जो है वो पितरों के नाम से एक मुर्गा का बलि दिया जाता है। मतलब जो परिवार में जो माता पिता या सदस्य मतलब गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके नाम पे जो है उनकी आत्मा को शांति के लिए जो है मुर्गी वगैरह का जो है बलि दिया जाता है उनके नाम पे। और क्या बोल रहा है कि ये जो मतलब बाल पितरा ने मतलब ये जो उनके मरे हुए जो माता पिता हैं वो उनके बलि को स्वीकार किए कि नहीं, वो मुर्गियों से पता करते हैं। कैसे कि वो क्या करते हैं, जो चावल को फेंक करके मुर्गी के सामने फेंकते हैं, ठीक है। अगर मुर्गी जो है चावल को चुग लेता है तो ये समझते हैं कि उनके जो मरे हुए मतलब जो स्वर्गीय पिता या माता है वो उनके बलि को ग्रहण कर लिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि उराव जनजाति की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें, इनकी आर्थिक या राजनीतिक की स्थिति की बात करें, तो इनके आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में क्या है कि उराव जनजाति को अर्थव्यवस्था जो है, इनका जो मेन आर्थिक कार्य है वो कृषि ही है। कृषि के को करके ही जो है ये अपना जीवन यापन करते हैं, अपना जो जीवन है वो सुचारू रूप से चलाते हैं। अब क्या है कि छोटा नागपुर जब से वो उराव जनजाति आए हैं तो छोटा नागपुर आने के बाद जो है इन्होंने अलग अलग भूमि पर जो है अपना आधिपत्य जमा लिया है, मतलब बहुत सारा भूमि पे जो है अपना कब्जा किया है। इनके यहाँ भूमि या धन संपत्ति जो है वो पूरी पुरुष को ही अधिकार होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से हम लोग में क्या होता है कि पिता का जो संपत्ति होता है वो उनके पुत्र को दिया जाता है, पुत्री को नहीं दिया जाता है। पुत्री जो है यानी कि बेटी जो है वो शादी करके किसी और जगह चली जाती है और सारा जो संपत्ति या धन संपत्ति पिता का होता है वो उनके बेटे को मिलता है, पुरुष को मिलता है, उसी और स्त्रियों को जो है नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से उराव जनजाति में भी ऐसा ही होता है, भूमि या धन संपत्ति वगैरह जो है वो पूरी पुरुष का अधिकार होता है, स्त्री का नहीं होता है, ठीक है। अर्थात ये कि पिता से पुत्र को जो है भूमि या धन संपत्ति संबंधी सभी उत्तराधिकार प्राप्त होता है। इनकी भूमि जो होती है वो तीन भागों में बटा होता है, एक भूई हरी, रेयती और रजहा। क्या क्या बोले, तीन भागों में बटा होता है, भूमि, भूई हरी, रेयती और रजहा। और यही तीन जो है जमींदारी तीन भागों में बांटा जाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, अपनी जमीनों को जो है वो बाड़ी के रूप में बना देते हैं। कहने का मतलब चारों तरफ से घेर देते हैं, उसके बाद वहाँ पे जो है सब्जियां उगाते हैं, वहाँ पे कृषि वगैरह करते हैं। तो कृषि के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो उराव जनजाति जो है पशुपालन भी करते हैं, ठीक है। पशु पालने में वो गाय, बकरी, कुत्ता, सुअर, मुर्गी, कबूतर आदि पालते हैं। और यहाँ पे जो है क्या होता है, विनिमय प्रणाली भी प्रचलन में है, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली तो हम लोग जानते हैं कि वस्तुओं का आदान प्रदान करना। जैसे जब मुद्रा सिस्टम नहीं था, मतलब पैसा वगैरह का सिस्टम नहीं था, तो उस समय क्या होता था, अगर हम किसी का 1 kg चावल लेते थे तो हम उसको 1 kg आलू दे दिए या उसके बदले कुछ और सामान दे दिए, या उसको कुछ दिए तो हम उसके बदले दूसरा सामान ले लिए, ठीक है। तो इसी को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहते हैं, जो कि अभी भी छोटा नागपुर के उराव जनजाति में पाया जाता है, ठीक है। अब क्या है कि शहरी संपर्क में इन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक बनाया, ठीक है। जो शहर में धीरे धीरे जब इनका निवास होने लगा तो इनको शिक्षा भी मिलने लगी, और शिक्षा मिलने पर ये धीरे धीरे क्या हुए, जागरूक हुए। आज जो है ये आरक्षण का लाभ उठाकर अनेक कार्यालयों या उद्योग धंधों में कार्य कर रहे हैं। इनका जो है जब ये इनको जो आरक्षण दिया जा रहा है, इससे जो है धीरे धीरे वो और जागरूक हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, और धीरे धीरे जो है वो शिक्षित हो रहे हैं और अपने लाभ का जो है फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि वो वस्तु विनिमय जो प्रणाली के स्थान पर उनके बीच मौद्रिक अर्थव्यवस्था का प्रचलन शुरू हो गया, और विभिन्न अवसरों पे जो है वो हड़िया वगैरह जो है एक पेय पदार्थ है जो पीते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले जो है वो क्या करते थे कि वस्तु का आदान प्रदान करते थे, किसी को कुछ सामान दे दिए उसके बदले में दूसरा सामान ले लिए। लेकिन जब से वो शिक्षित हुए, बहुत सारे कार्यालयों में आरक्षण मिलने के कारण जो है बहुत सारे नौकरियों में आरक्षण होने के कारण बहुत सारे कार्यालय में जब वो काम कर रहे हैं तो बहुत सारे जागरूक हो रहे हैं। तो जागरूक होने के कारण क्या हो रहा है कि वो धीरे धीरे वस्तु विनिमय प्रणाली से जो है हट करके मौद्रिक अर्थव्यवस्था में आ रहे हैं। हम लोग के जैसा कि पैसे के बदले जो है कोई सामान लेना, या पैसा दे करके कोई सामान लेना, या पैसा ले करके किसी सामान को देना, मतलब कि पैसा वगैरह से रिलेटेड, ठीक है। मतलब पहले क्या था, सामान को लेना और देना होता था, और लेकिन अब पैसा के बदले सामान दिया या लिया जाता है, ठीक है। अब क्या है, और बहुत सारे जब अवसर आते हैं, बहुत सारा टाइम पीरियड में क्या होता है कि ये हड़िया नाम का एक नशीली पेय पदार्थ होता है, नशा वाला, जिसको पीते हैं। जैसे हम लोग शराब वगैरह, दारू वगैरह बहुत लोग पीता है, उसी तरह से जो है इन उराव जनजाति में जो नशीली पेय पदार्थ है उसका नाम होता है हड़िया, ठीक है। इसके बाद क्या बोलने जा रहे हैं कि जो इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही कष्टदायी होती है। अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही कष्टदायी होती है। कैसे कष्टदायी होती है? क्योंकि कृषि से उनका जो कृषि केवल करते हैं, अधिक से अधिक जो है वो कृषि ही करते हैं, और कृषि से जो है उनका सभी जरूरत पूरा नहीं होता है। अब कृषि के बदले अगर दूसरा काम करते हैं, गैर कृषि
काम में वे अलग-अलग शहर में औद्योगिक केंद्रों में जाकर उनको कार्य करना पड़ता है और कृषि का जो है समय आते ही वापस लौट जाते हैं। तो सहकारी का जैसे देखो, ऐसे समझो कि मान लेते हैं उसको खेती करने का जब टाइम आया तो खेती किया, और जब खेती करने का समय चला गया, मौसम उस समय खेती का नहीं है, तो उस समय शहर वगैरह चल जाते थे और वहाँ पे कुछ कमाते थे। लेकिन क्या होता था कि धीरे-धीरे क्या होता है कि ज़मींदार को, जब जिसका ज़मीन है उसको खेती के लिए जो कर्ज वगैरह लिए हैं, तो उसको जब तक पैसा नहीं चुकाते हैं, तो शहर भी जाने से क्या होता है कि पैसा उतना ज़्यादा तो इनको नहीं मिलता है। अब वो घर भी आते हैं तो क्या होता है, धीरे-धीरे उनका जो ऋण है, कर्ज है, वो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो इनका ज़मीन है, वो भी ज़मींदार छीन लेता है, किसी तरह कर्ज में डूब जाते हैं, तो ये इनका ज़मीन और भी ज़्यादा मतलब उनको खरीद लेते हैं या रख लेते हैं, या इनका पूरा मतलब कह सकते हैं कर्जे में डूब जाते हैं ये, ठीक है। अब क्या है कि जो अन्य जनजातियाँ हैं, उन्हीं की तरह उरांव जनजाति भी जो है वो आप उनमें ये विश्वास है कि स्त्रियाँ के हल छूने से सूखा या अकाल पड़ जाता है। अब देखो, ये तो इसमें कोई भी सच नहीं है, लेकिन वो इनमें क्या मानना है कि स्त्रियाँ अगर हल वगैरह चलाएगी तो उन इससे क्या है, हल के छूने से ही जो है पूरे सूखा या अकाल पड़ जाएगा। ये सब तो एक वहम है, ये गलत चीज़ है। अतः हल चलाना स्त्रियों के लिए निषेध है, ऐसा उनका मानना था उरांव जनजाति का, ठीक है। अब अलग-अलग अवसर पे क्या होता है, उरांव जनजाति के जो सदस्य हैं वो अखाड़े में एकत्रित होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, हड़िया वगैरह जो अभी पेय पदार्थ के बारे में बताए थे उसका सेवन करते हैं और पूरे उत्साह से जो है वहाँ पे नाचते गाते हैं। उरांव जनजाति के लोग जो है नृत्य गीत को जो है मनोरंजन का सबसे उनका प्रभावशाली साधन है। कहने का मतलब है कि मनोरंजन के लिए वो जो है नृत्य वगैरह, संगीत वगैरह का काम करते हैं, ठीक है। अलग-अलग त्योहारों या अवसर में जो है अलग-अलग प्रकार के गीत या नृत्य को गाते और नाचते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो उरांव के जो लड़के-लड़कियाँ होते हैं उरांव जनजाति के, तो वो जतरा या इंद्र का आयोजन काफ़ी वहाँ पे महत्व होता है। कहने का जतरा या इंद्र जो होता है, ये मेला होता है एक, ठीक है। किस चीज़ का मेला होता है? तो मेला होता है ये प्रेम प्रदर्शित करने वाला मेला होता है, जिसमें क्या होता है, युवक अपने युवतियों को या मतलब लड़की या लड़का जो है अपने जीवन साथी को चुनते हैं और वहाँ पे जो है उन्हें जो है पूरी सुविधा प्रदान की जाती है इस मेला में, ठीक है। अब लड़का को अपनी लड़की चुनने या लड़की को लड़का चुनने का जो है मतलब ये यही सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। मतलब मेला में जो है लड़का लड़की, एक मेला लगाया जाएगा जिसमें लड़का और लड़की जो है एक दूसरे अपना वर को चुनेंगे, ठीक है। अब क्या है कि शिक्षा के प्रसार में जो है सरकार की तुलना में जो है ईसाई मिशनरियों के उरांव जनजाति का अधिक प्रभाव पड़ा है, ठीक है। जो ईसाई मिशनरी है जो कि शिक्षा मतलब उनका जो है प्रभाव पड़ा है कि इस पे, तो उरांव जनजाति के पे उनसे जो है देख करके, उनको उनसे विकसित होकर के, उनसे जो है मतलब सीख करके जो है वो शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं और शिक्षा के प्रसार के कारण जो है वो राष्ट्र के मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं, राष्ट्र से जुड़ने लगे हैं, अपना जो है मतलब अधिकार को समझने लगे हैं शिक्षित होने के कारण, और अपना चुनाव वगैरह में वोट देते हैं, मतदान देते हैं, और इस तरह से मतदान दे करके वो अपना राष्ट्र धर्म को निभाते हैं। तो ये था छोटा नागपुर के उरांव जनजाति का पूरा डिटेल में हम बता दिए कि उनका सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन कैसे बीतता है, क्या-क्या कैसे होता है, ये सब सारा डिटेल में बता दिए। तो मुझे लगता है कि आपको जो है पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।